आप फिर गलत सोच की तरफ जा रहे हैं अनुज भाई। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपका बिंदु बीच में ले रहा हूँ क्योंकि आप बार बार बीच में आ रहे हैं और ये इन चीज़ों को रख रहे हैं, गलत बात है। देखिए, मैंने आपको अभी ये समझाया है कि हिंदी गज़ल क्या है और हिंदी कविता का स्वभाव क्या है, और हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल दोनों किस तरह से अलग हैं। ये तो जो ओरिजिनल चीज़ है वह है। अब आप जब ये चीज़ लेके आ रहे हैं कि लोग ऐसा लिख रहे हैं या वो ऐसा लिख रहा है, वो गलत है ये सही है, तो आप ये देखिए कि अगर हिंदी गज़ल के नाम पर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, तो वो अत्याचार करने वाले गलत हैं या हिंदी गज़ल गलत है। आप हिंदी गज़ल से दुराव की स्थिति में आ रहे हैं, आप उससे दूर जा रहे हैं, जबकि आपको दूर उन लोगों से रहना है जो ऐसी स्थितियों को पैदा कर रहे हैं। हिंदी गज़ल तो साफ स्पष्ट है कि सामान्य आदमी के शब्दावली होगी और हिंदी भाषा का व्याकरण लगेगा शब्दों पर, और शिल्प में ज़्यादा अंतर है नहीं, कुछ दो चार अंतर हैं और वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे क्योंकि आप उर्दू भाषा के जानकार नहीं हैं। और कथ्य में आपको बता दिया कि समकालीन कथ्य होता है हिंदी कविता का। तो ये तो हो गया ओरिजिनल स्वरूप हिंदी गज़ल का। अब दूसरे गज़लकार या लोग उसमें क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, अब ये तो उनकी कमी है। और ये मैंने पहले भी कहा कि ये लोग बिगाड़ कर रहे हैं, इन लोगों का नुकसान हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन विधा का नुकसान ज़रूर हो रहा है। अभी जैसे कि बात हुई थी, सबसे पहले हरेराम समीप जी की बात करेंगे। तो हरेराम समीप जी जितने अच्छे आलोचक हैं उतने अच्छे गज़लकार नहीं हैं, और उनकी गज़लों में बहुत जगह पर दोष पाए जाते हैं। वो इसलिए है कि मैंने वही बात रखी थी कि हिंदी गज़लकारों ने गज़ल को और शिल्प को समझा नहीं और बिना समझे ही लग गए हैं कहने के लिए। तो उन्होंने शिल्प पर मेरे ख़्याल से मेहनत ज़्यादा नहीं की है, इसलिए उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। जैसे अभी आपने सुविधा वाली बात रखी थी, या अवनी और औ वाली काफ़िए की बात आप लोगों ने रखी थी, तो ये निश्चित रूप से कमियां हैं या गलतियां हैं, हम इसको सही साबित नहीं कर सकते। और समीप जी का नाम इसलिए बड़ा है, माना जाता है कि इनका आलोचक स्वरूप जो है वो बड़ा है। इन्होंने आप इनकी हिंदी गज़ल को एक तरफ रख करके हिंदी गज़ल की जो इनकी समझ है और हिंदी गज़ल की इनकी जो सेवा है, अ, आप उसको देखिए, उसको समझिए, कोशिश कीजिए। और उसके बाद में जब एज ए गज़लकार हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से इनके पास में कमियां हैं, इनको ज़्यादा शिल्प की समझ नहीं है, लेकिन इनका कंटेंट बहुत मजबूत है। अब फिर बात आ जाती है कंटेंट को लेकर के। तो असल में हिंदी कविता का स्वभाव ऐसा है कि यहाँ पर कंटेंट जो होता है, कथ्य जो होता है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि कंटेंट के साथ साथ में अगर शिल्प भी मजबूत हो और भाषा भी अगर मजबूत हो तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि एक बार की शिल्प अगर कमज़ोर भी है तो कंटेंट मजबूत हो तो चल जाता है। जैसे आप अदम को तो समझ, अदम का उदाहरण आपके सामने है ही कि अदम गोंडवी का कंटेंट इतना ज़बरदस्त था कि उसके शिल्प की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम गया। और शिल्प पर हम ये पाते हैं कि भयंकर गलतियां हैं उसमें, और इसी वजह से उस अदम को अनेक बार खारिज कर दिया जाता है। लेकिन कंटेंट इतना मजबूत है कि आप देखिए कि उसको शामिल करना ही पड़ता है, उसका नाम लेना ही पड़ता है, चाहे वो स्कूलों की किताबें हों या चाहे आलोचना की, हिंदी आलोचना की किताबें हों, शामिल उसको करना ही पड़ता है। अगर उसका कंटेंट इतना मजबूत ना रहा होता तो जिस तरह का शिल्प है वो कहीं धूल फांक रहे होते। अब इसका दूसरा एंगल देख लीजिए कि शिल्प, बेहतरीन शिल्प है, किसी के पास में समझ है शिल्प की और भाषा डिक्शन भी उसका बेहतरीन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके लेखन में कंटेंट अच्छा नहीं है तो अब उसका क्या करेंगे हम। ऐसे बहुत से उर्दू गज़लकार हैं जिनको गज़ल की बहुत अच्छी समझ है, उनकी शब्दावली बड़ी अच्छी है,
उनकी कहन ठीक है, अच्छी है, लेकिन उनके पास में कंटेंट ढंग का नहीं है, वो आलतू फालतू की बात करते हैं, तो अब क्या इसको बेहतरीन कहा जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। तो बेहतरीन कहने के लिए हर चीज़, तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण होना चाहिए। उसका शिल्प भी मजबूत हो, उनकी भाषा भी अच्छी हो, और साथ साथ में कंटेंट भी अच्छा हो।